नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था विश्व मलेरिया दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था यह हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा कथन था इस वर्ष इसकी थीम टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन था केवल एक, बी ऑप्शन था केवल दो और सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि विश्व मलेरिया दिवस पर हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन मलेरिया को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों को मान्यता देता है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 को टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट थीम के तहत मनाया गया। बताते चलें कि मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक गंभीर और घातक बीमारी है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न है भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन BMD इंटरसेप्टर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन मध्य शक्ति रडार, बी ऑप्शन बैलिस्टिक मिसाइल, सी ऑप्शन परमाणु पनडुब्बी और डी ऑप्शन है युद्ध टैंक। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत ने उड़ीसा के तट पर समुद्र आधारित इंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह मिसाइल परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। इस परीक्षण के उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को बेअसर करना था, जिससे भारत को नौसेना BMD क्षमता वाले देशों के कुलीन क्लब में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है ई ग्राम स्वराज पोर्टल किसने विकसित और लॉन्च किया? ए ऑप्शन ग्रामीण मंत्रालय, बी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय और सी ऑप्शन है जनजातीय मंत्रालय, जबकि डी ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का संबंध पंचायती राज मंत्रालय से है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल का संबंध पंचायती राज मंत्रालय से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का उद्घाटन किया। पंचायती राज मंत्रालय ने उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज लॉन्च किया, इसलिए विकल्प डी सही है। ये देश भर में पंचायती राज संस्थानों PRI में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन के बेहतर पारदर्शिता लाना है। अगला प्रश्न है टेलीमानस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह लोगों को उनके मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर सहायता प्राप्त करने के लिए एक पहल है। दूसरा कथन है यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टेलीमानस हेल्पलाइन 1 लाख से अधिक कॉल प्राप्त करके 1 मील के पत्थर पर पहुंच गई है। टेलीमानस का पूरा नाम टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेटस है। इसे अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। यह कॉल करने वालों को गुमनामी बनाए रखते हुए लोगों को उनके मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर सहायता प्राप्त करने के लिए एक पहल है। इसलिए इस पहल की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23
में देश में मानसिक स्वास्थ्य संकट को स्वीकार करने के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडिया हैंडमेड पोर्टल किसने विकसित और लॉन्च किया? ए ऑप्शन वस्त्र मंत्रालय, बी ऑप्शन नीति आयोग, सी ऑप्शन कारपोरेट कार्य मंत्रालय, डी ऑप्शन सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय, यानी इंडिया हैंडमेड पोर्टल का संबंध वस्त्र मंत्रालय से है। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल indiahandmade.com विकसित किया। इस पोर्टल का उद्देश्य मध्यस्थों को खत्म करते हुए 35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। ये पोर्टल वस्त्र, गृह सज्जा, आभूषण, सहायक उपकरण और अन्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इस पोर्टल पर बेचे जाने वाले कई उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करके बनाए गए हैं। यह उत्पाद उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो पर्यावरण के बारे में जागरूक हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, प्रत्येक सदन द्वारा इस विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। ये भी कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा। हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के संशोधन से संबंधित है। बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इसलिए कथन एक सही है। इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा कुल बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले लोगों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, इसलिए कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, उड़ान 5.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना के तहत केवल श्रेणी 2 20-80 सीटें और श्रेणी 3 में 80 से ज़्यादा सीटें विमानों का संचालन शामिल है। दूसरा कथन है, इसमें उड़ान के आरंभ और गंतव्य के बीच की दूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान के 5वें दौर उड़ान 5.0 की शुरुआत की। उड़ान 5.0 देश के दूरस्थ और क्षेत्रीय इलाकों को कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। इस दौर में केवल श्रेणी 2 में 20 से 80 सीटें और श्रेणी 3 में 80 से ज़्यादा सीटें विमानों का संचालन होगा, जिसमें 600 किलोमीटर की स्टेज लेंथ कैप माफ़ की जाएगी। इसमें उड़ान के आरंभ में गंतव्य के बीच की दूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ए एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा, बी ऑप्शन है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, सी ऑप्शन है ह्यूमन राइट वॉच के द्वारा और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के द्वारा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में एक लेखक प्रकाशित होने के बाद द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स चर्चा में रहा। बता दें कि द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक मंत्रालय
एक मात्रात्मक मूल्यांकन उपकरण है जिसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा विकसित किया गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यूएसए आधारित एक नागरिक समाज समूह है। इसके मुताबिक 2022 में भारत 140 देशों में से 77वें स्थान पर रहा है। WJP हर साल कानून के शासन सूचकांक के आधार पर देशों की रैंकिंग करने वाला एक इंडेक्स जारी करता है। यह इंडेक्स 140 देशों और न्यायालयों में लोगों की अवधारणाओं एवं कानून के शासन के अनुभवों को मापता है। इसमें देशों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए WJP 8 कारकों को देखता है, जिन्हें आगे 44 उप कारकों में विभाजित किया गया है। 8 मुख्य कारक सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, ओपन गवर्नमेंट, मौलिक अधिकार, आदेश और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय है। अगला प्रश्न, मिट्टी के बर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन बर्तनों को बनाते समय प्रकृति के तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य और वायु का उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है, तमिलनाडु के शिवगंगई जिले का मानामदुरई गांव इनके लिए प्रसिद्ध है। तीसरा कथन है, इसे अभी तक GI संकेत या GI टैग नहीं दिया गया है। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। A ऑप्शन केवल 1, B ऑप्शन केवल 2 और 3, C ऑप्शन केवल 1 और 2, D ऑप्शन 1, 2, 3। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही हैं, यानी पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। हाल ही में तमिलनाडु के मनमदुरई मिट्टी के बर्तनों को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। तमिलनाडु के शिवगंगई जिले में मानामदुरई गांव मनमदुरई मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इन बर्तनों को बनाते समय प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य और वायु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, इस वर्ष इसकी थीम वीमेन एंड IP एक्सलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? A ऑप्शन केवल 1, B ऑप्शन केवल 2, C ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि D ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, यानी B ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। 2023 में इस दिवस की थीम वीमेन एंड IP एक्सलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी है। इसका उद्देश्य नवाचार एवं रचनात्मक को बढ़ावा देना और इस संबंध में जागरूकता फैलाना है। इसका आयोजन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा किया जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न है, पशुधन जागृति अभियान किस मंत्रालय की पहल है? A ऑप्शन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, B ऑप्शन है संचार मंत्रालय, C ऑप्शन मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ऑप्शन है जनजाति कार्य मंत्रालय। इस प्रश्न का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू।